Hello everyone, welcome back to my channel SST by Suruchi. We are studying history chapter Print Culture and the Modern World. Class 1 of the same chapter is already released. If you have missed the previous part 1 of the chapter, I would suggest you to watch and study part 1 first. And today we are continuing with part 2 of the same chapter. So for today's class, the bullet points are: print comes to Europe, the journey of paper reaching Europe from China, vellum, export of book and popularity of manuscripts, drawbacks of manuscripts, invention of a new print technology, Gutenberg introduction, his idea of inventing printing press, first printed book in Europe, new technology inspired with manuscript, introducing print revolution. So students, these are the important bullet points of the second part. Before starting the chapter, I always tell you to have your NCERT book, pen or pencil or highlighter to mark the important lines. So students, let's continue with the second part, print comes to Europe. As it is very much clear with the title, print comes to Europe, you can definitely understand the meaning, how this print culture or the print technology, print system came to Europe from Japan and China. So यही पार्ट हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं. इस ट्रैवलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिल्क रूट. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route, Silk Route. यानी कि एक रास्ता बनाया गया था जो चाइना को यूरोप से कनेक्ट करता था, बहुत सी जगहों से कनेक्ट करता था, बट यूरोप के लिए यहाँ पे स्पेशली बात बोली गई है कि चाइना का एक रूट जो यूरोप को कनेक्ट करता था, वहां से सिल्क और स्पाइसेस हमेशा ट्रेड किए जाते थे. उसी सिल्क रूट से 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी भी यूरोप में रीच करती है, पहुंचती है. पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स. जो लोग हाथों से किताबों को लिखते थे, वो लिखना और वो प्रोडक्शन मैन्युस्क्रिप्ट्स का और आसान हो गया जब से पेपर इंट्रोड्यूस हो गया. देन in 1295 Marco Polo, a great explorer, returned to Italy from many years of exploration in China. तो मार्को पोलो जो कि एक एक्सप्लोरर थे, बहुत समय तक वो चाइना में रहे, चाइना को एक्सप्लोर किया. वहां से 1295 में यानी 1295 में वो वापस इटली पहुंचते हैं. वापस इटली जब वो पहुंचते हैं तो अपने साथ एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर जाते हैं. As you have read above, China already had the technology of wood block printing. चाइना के पास तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी, अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम. डेफिनेट सी बात है, इतना एक्सप्लोर किया था मार्को पोलो ने चाइना को, तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी वो अपने साथ इटली लेकर के जाते हैं. Now Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. Italians ने सबसे पहले wood block printing की हेल्प से बुक्स प्रोड्यूस करनी शुरू करी और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई. लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं वेलम क्या है. जैसे पेपर पे प्रिंट किया जाता था, तो पहले जब पेपर इंट्रोड्यूस नहीं था तो किस पर प्रिंटिंग किस पर की जाती, तो वेलम, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल. एनिमल्स की स्किन को एकदम थिन करके एक पार्चमेंट जैसा बना लिया जाता था जिस पर प्रिंटिंग की जाती थी. बहुत थिन कर दिया जाता था उसे, ताकि वो बिल्कुल पतला सा कागज जैसा ही दिखने लगता था. ठीक है, तो जो उस टाइम में लग्जरी एडिशंस होते थे हैंड रिटन बुक्स के, वो बहुत ही एक्सपेंसिव वेलम पर प्रिंट किए जाते थे. एंड मीन्ड फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरी. और ये जो वेलम पे लिखी हुई किताबें होती थी, ये बहुत ही हाई क्लास, यानी जो जिसे केवल अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे, अमीरों की लाइब्रेरी या एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में ही ये किताबें अवेलेबल होती थी.
which scoffed at printed books as cheap vulgarity. लगभग वो इतना ज्यादा पॉपुलर थी उनके पास कि उन बुक्स के स्टफ उनके पास हुआ करते थे, मतलब इतना महंगा होने के बाद भी उनकी लाइब्रेरीज में, उनके स्टफ में वो चीज होती थी। ऐसे होती थी जैसे कि बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से बनी हुई चीज है, मगर बनाने वाले जानते थे कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और ये कितना एक्सपेंसिव होता है। Merchants and students in the university towns brought the cheaper printed copy. अब जो कॉमन लोग थे, जैसे मर्चेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको चीपर प्रिंटेड कॉपीज मिलती थी। डेफिनेट सी बात है, वेलम पे बनी हुई तो बुक्स वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए चीप कॉपीज थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. अब जब मार्केट में बुक्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो मैन्यूस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है, इतनी जल्दी तो आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। तो जो बुक सेलर थे ऑल ओवर यूरोप के, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मंगवाना शुरू कर दिया। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। किताबों का क्रेज इतना ज्यादा था, किताबें इतनी पॉपुलर थी कि वहां पे बुक फेयर्स अलग अलग जगहों पर लगाए जाते थे। Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand. अब handwritten manuscripts ही चल रही थी, तो नई ये जो expanded demand थी, उसको मीट करने के लिए कुछ नए ऑर्गेनाइज तरीके निकाले गए कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा कॉपी की जा सके, मतलब बनाई जा सके, ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो सके। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स, देखो ऊपर भी वर्ड आया था स्क्राइब्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो लोग हाथ से किताबों को लिखने के लिए माहिर लोग होते थे, स्किल्ड हैंड राइटर्स होते थे, वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रन्स बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर्स एज वेल। पहले क्या होता था, ये जो स्क्राइब्स थे, इनको केवल अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि हाथ से किताब लिखनी होती थी, महंगा काम होता था, टाइम टेकिंग होता था। मगर क्योंकि किताबों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब उन्हें बुक सेलर्स भी हायर करने लगे, ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा किताबें हाथों से लिखी जाए और मार्केट में किताबों की डिमांड को पूरा किया जाए। यानी कि स्क्राइब्स को नॉर्मल जो मार्केट के बुक सेलर्स थे वो भी हायर करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्राइब्स भी बढ़ गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हाथों से अच्छी किताबें लिखने का हुनर रखने लगे। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। सोच के देखिए, एक एक बुक सेलर के पास 50-50 स्क्राइब्स होते थे किताबों को फटाफट कॉपी करने के लिए, ठीक है, हाथों से जल्दी किताबों को लिखा जा सके। But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. सोच ही सकते हैं आप कि हाथों से कितना भी आप जल्दी लिखोगे, डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती ना। जितना समय आपको बुक पढ़ने में लगता है, वो एक कम समय है एज कंपेयर टू जितना समय आपको एक बुक लिखने में लगेगा, है ना। तो जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, वो अभी भी प्रोडक्शन या डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। Copying was an expensive, laborious and time-consuming business. बच्चों यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स बताए जाएंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट फेमस तो थी, बट उसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे, कुछ अपनी लिमिटेशंस, जैसे कि कॉपिंग एक एक्सपेंसिव काम था, लेबोरियस काम था और टाइम टेकिंग काम था, समय लगता था, इसमें मेहनत लगती थी और महंगा काम था। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की ड्रॉबैक क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक से होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाते थे, उसमें मजबूती जैसी कोई चीज नहीं थी, मजबूती ऐसी कि आप सालों साल उसको चलाते रहोगे और खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत फ्रेजाइल। बेटा ये एक शॉर्ट आंसर है, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, awkward to handle and could not be carried around or read easily. अब मैन्यूस्क्रिप्ट में देखो सबकी कैलीग्राफी अलग अलग थी, हैंड राइटिंग अलग अलग होती थी, है ना। तो हमेशा सबकी राइटिंग पढ़ने में आसानी से आ जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। और कुछ बनावटी किताब की ऐसी होती थी जो थोड़ा सा ऑकवर्ड होती थी हैंडल करने में। तो ये तीन बातें आप देखो, को शॉर्ट आंसर है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, दे वर ऑकवर्ड टू हैंडल एंड दे कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली।
ठीक है, आराम से लेके आप टहल नहीं सकते या आसानी से आप उसको पढ़ नहीं सकते, मुश्किल होती थी पढ़ने में। हैंड राइटिंग की बात हो या ना हो, भारी होती थी किताबें, खोलने बंद करने में थोड़ी मुश्किल होती थी, तो इसलिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल। Their circulation therefore remained limited. इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट जो था वो सर्कुलेट होने में थोड़ा सा लिमिटेड था, क्योंकि टाइम टेकिंग था, सबको पता था इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और थोड़ा सा हैंडल करने में भी मुश्किल थी। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। अब हैंड प्रिंटिंग से तो बेहतर ही था ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो धीरे धीरे ये ज्यादा पॉपुलर होने लग गया। By the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple, brief text. ठीक है, तो अर्ली 15th सेंचुरी में यूरोप में जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ा पॉपुलर हुई, तो क्या क्या चीजें प्रिंट होती थी? टेक्सटाइल पर भी प्रिंटिंग होने लगी, यानी कपड़े पर प्रिंटिंग होती थी, प्लेइंग कार्ड्स बनाए जाते थे, रिलीजियस पिक्चर्स भी प्रिंट होती थी थोड़े से टेक्स्ट के साथ। ठीक है, किसी कैलेंडर जैसा आप समझ सकते हैं उसे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं था, वुड ब्लॉक की भी अपनी लिमिटेशंस थी, अभी भी मार्केट में जरूरत थी कि कोई बहुत क्विकली और सस्ते में टेक्स्ट यानी बुक्स को फटाफट रिप्रोड्यूस कर सके। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, यानी कि अब डिमांड थी कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आए प्रिंटिंग की, जिससे कि ये नीड को पूरा किया जा सके। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी, where John Gutenberg developed the first known printing press in the 1430। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्टैब्लिश हुई, किसने स्टैब्लिश करी, किस ईयर में स्टैब्लिश करी? ये तीनों आंसर आपके इस लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जर्मनी के स्ट्रासबर्ग एरिया में रहने वाले जॉन गुटनबर्ग ने 1430 में एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी। अब ये प्रिंटिंग प्रेस कैसी है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 2.1 गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अब पहले तो देखते हैं ये गुटेनबर्ग कौन थे। गुटेनबर्ग was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate। वो एक व्यापारी के बेटे थे और उनके पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट था, वो उसी में पले बड़े। From his childhood he had seen wine and olive presses। बचपन से ही वो देखते थे कि उनके खेतों में प्रोड्यूस होने वाली चीजों के लिए वाइन प्रेसेस थी और ऑलिव प्रेसेस थी। ऑलिव से ऑयल निकलता था, वाइन बनाने के लिए भी अगर ग्रेप से बनती होगी या दूसरी और किसी चीज से बनती होगी तो उसके लिए प्रेसेस होते, प्रेस यानी कि उनको दबाकर उनका जूस निकालने का सिस्टम। ठीक, subsequently he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith। शुरुआत के टाइम में उनके क्या स्किल थी, उन्होंने स्टोन को पॉलिश करने की कला सीखी और एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही मतलब माहिर गोल्ड स्मिथ थे, सुनार जिसे कह सकते हैं आप। एंड ऑल्सो acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets। किसी तरह की खास चीजें बनाने के लिए मोल्ड्स बनाने में एक्सपर्ट थे। ठीक है, लेड से बने हुए मोल्ड्स बनाने में एक्सपर्ट थे। मोल्ड आई होप आप जानते होंगे, जैसे आपको चॉकलेट का कोई शेप बनाना है तो आजकल मार्केट में मोल्ड सिलिकॉन के अवेलेबल है। मोल्ड आप देखते ही होंगे कि किसी भी शेप में लिक्विड चॉकलेट को आप डाल दें, ठंडा हो जाएगा तो वो उसी शेप में निकलेगा। तो वैसे ही वो लेड के बने हुए मोल्ड्स बनाते थे डिफरेंट आर्टिकल्स को बनाने के लिए। ये आर्ट उन्होंने डेवलप करी, एक्सपर्ट थे वो। ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज, अब देखो उनके पास इतना नॉलेज है, ये बचपन से वो ऑलिव प्रेसेस को देख रहे हैं और अच्छे गोल्ड स्मिथ हैं, उन्हें मोल्ड्स बनाने भी आते हैं, अपने नॉलेज का फायदा उठाया। गुटेनबर्ग adapted existing technology to design his innovation। नया इनोवेशन डिजाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल किससे इंस्पायर्ड था? ऑलिव प्रेस, ये उनकी इंस्पिरेशन थी। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग
the metal types for the letters of the alphabet. जो मोल्ड बनाने का हुनर उनको आता था, उन्होंने अल्फाबेट्स के जो लेटर्स थे वो बनाने के लिए उन मोल्ड्स का इस्तेमाल किया मेटल का. By 1448, Gutenberg perfected the system. कुछ समय लगा उनको इस सिस्टम को परफेक्ट करने में प्रिंटिंग प्रेस का, क्योंकि आसान तो ये भी नहीं था. हाँ, ये अब एक मशीन रेडी हो रही, ठीक है. तो उनको 1448 में लगभग एक परफेक्ट सिस्टम रेडी किया उन्होंने. और फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो उनके मशीन में थी वो थी बाइबल, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आता है, which was the first printed book in Europe? So answer will be the Bible. About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. लगभग उस प्रिंटिंग प्रेस से, उस प्रिंटिंग मशीन से 180 कॉपीज प्रिंट हुई बाइबल की, और 180 कॉपीज प्रिंट होने में लगभग 3 साल लगे. By the standards of time, this was fast production. भाई, हाथों से लिखी जाने वाली किताबें और वुड ब्लॉक से लिखी जाने वाली किताबों से अगर कंपेयर किया जाए तो ये कम टाइम था, है ना. बड़े फास्ट हो गया, 3 साल में 180 कॉपीज बना के प्रिंट करके रेडी हो गई. तो उस टाइम के हिसाब से तो ये मशीन ने बहुत बढ़िया काम किया. द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड. हाँ, नई टेक्नोलॉजी ये आ गई थी प्रिंटिंग प्रेस वाली गुटेनबर्ग की, मगर इस टेक्नोलॉजी के आने से जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी या आर्ट्स थी, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट की हो या वुड ब्लॉक की हो, वो मतलब गायब नहीं हो गई. ऐसा नहीं, तो सब मशीनों से ही काम होने लगा था. In fact, printed books at first closely resemble the written manuscripts in appearance and layout. देखो, जो प्रिंटेड बुक्स उन्होंने मशीनों से भी प्रिंट करी ना, वो भी लगभग दिखने में मैन्युस्क्रिप्ट जैसी ही थी, तो लेआउट पूरा वैसा ही था. The metal letters imitated the ornamental handwritten style. कैलीग्राफी जैसे ही मेटल के लेटर्स थे, मतलब अगर प्रिंट किया गया है तो वो डिजाइन कैसा था, हाथ की लिखी हुई राइटिंग जैसा ही मेटल लेटर कॉपी था, ठीक है. बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉलिएज एंड अदर पैटर्न्स. बीच में एक पेपर के बीच में प्रिंटिंग होती थी, चारों तरफ के बॉर्डर्स खाली छोड़े जाते थे, जिनको बाद में हाथों से इल्यूमिनेट किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था फॉलिएज से या दूसरे और पैटर्न लगा करके. एंड इलिस्ट्रेशंस वर पेंटेड, हाथों से पेंटिंग करी जाती थी. यानी कि अभी भी जो मशीनों से प्रिंट हो रही हैं किताबें, उनमें भी हाथों का काम अभी भी हो रहा था, हाथों से काम हो रहा था को इलैबोरेट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए. इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोनोपोली है अमीर लोगों, अमीरों के लिए, रिच लोगों के लिए जो अभी भी किताबें प्रिंट की जाती थी, उनमें स्पेशली डेकोरेशन के लिए पेज में स्पेशल ब्लैंक छोड़ा जाता, मतलब हर उनका पेज जो होता था उसमें स्पेस छोड़ा जाता था कि वो उनका डेकोरेशन अलग तरीके से किया जाएगा. ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन. भाई रिच है, रिच परचेजर है, तो वो अपने पेजेस की डिजाइन भी चूज कर सकता था एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन. किस तरीके से पेंटिंग स्कूल का मतलब है कौन सी विधा, कौन सी स्टाइल में उसकी बुक पेंट की जानी चाहिए, ये वो डिसाइड कर सकता था कि कैसे उसकी बुक को और खूबसूरत बनाया जाए. काफी मोनोपोली देखने को मिल रही है यहाँ पे, अमीर लोग अपनी हर चीज डिजाइन अपने तरीके से कराते. इन द 100 years between 1450 and 1550, इन 100 सालों के बीच में प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप. यही प्रिंटिंग प्रेस यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में सेटअप हो गई. प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, क्योंकि गुटेनबर्ग कहाँ के थे, जर्मनी के थे, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी थी जर्मनी से ट्रैवल होकर अदर कंट्रीज में भी गई. सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेस, ताकि दूसरों की मदद हो सके ये सारे प्रेस स्टार्ट करने में. एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन ब्लूम्ड. जो भी इसका प्रोडक्शन था कम से कम मैन्यूस्क्रिप्ट से तो बेहतर ही था, फास्टेस्ट ही था, ठीक है. तो उसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेसेस जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे बुक का प्रोडक्शन भी ब्लूम होता गया.
The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe. अब आप सोचिए, इस सिंपल से प्रिंटिंग प्रेस की बदौलत जो 15th सेंचुरी का सेकंड हाफ था उसमें 20 मिलियन कॉपीज किताबों की मार्केट में फ्लड हो गई। फ्लड होने का मतलब एकदम भरमार हो गई किताबों की। 20 मिलियन कॉपीज अलग अलग जगहों पर प्रिंट हुई। The number went up in the 16th century to about 200 million copies. किताबों का लोगों को इतना क्रेज था, इतना पसंद था बुक को पढ़ना अलग अलग टॉपिक्स पर, कि जितनी ज्यादा प्रिंटिंग मशीन्स एस्टैब्लिश होती जा रही थी उतनी ज्यादा प्रिंटिंग होती जा रही थी, और लगभग 16th सेंचुरी आते आते मार्केट में 200 मिलियन कॉपीज किसी भी किताबों की अवेलेबल। तो ये जो ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ, बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है वो रिमार्केबल मोमेंट जिसको आप प्रिंट रेवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं? तो रिमार्केबल मोमेंट यही है, ठीक है, कि 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 20 मिलियन कॉपीज थी मार्केट में, और 16th सेंचुरी आते आते 200 मिलियन कॉपीज मार्केट में फ्लड कर गए। सो दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो हैंड प्रिंटिंग से धीरे धीरे मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट होता जा रहा था, ठीक है, 16th सेंचुरी आते आते इसी ही शिफ्टिंग को नाम दिया गया प्रिंट रेवोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज का कंटेंट हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे प्लेटन। In letterpress printing, platen is a board which is pressed onto the back of a paper to get the impression from the type. At one time, it used to be a wooden board. Later, it was made of steel. बड़े मजे की बात है, ये सब आपने बचपन में भी किया होगा। हम लोग क्या करते थे ना, कागज, किसी भी कॉपी का पेपर ले रखते थे, उसके नीचे 1 रुपए का सिक्का रख देते थे, कागज के ऊपर हल्की हल्की पेंसिल चलाने लगते थे। तो आपने भी किया होगा। तो क्या होता है, जो सिक्के का जो प्रिंट होता है वो ऊपर पेपर पे उभर आता है। नहीं किया हो कभी तो करके देखिएगा, ठीक है। ये लगभग वैसी ही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पे कुछ और न्यू वर्ड्स दिए हैं, जैसे कॉम्पोजिटर। कॉम्पोजिटर कौन है? ये जो प्रिंटिंग मशीनें लगी थी, मैकेनिज्म जो था, इसमें जो टेक्स्ट को कंपोज करता था, कौन सा टेक्स्ट प्रिंट होगा, उस पर्सन को कंपोजिटर बोला जाता था। गैली, गैली का मतलब है कि मेटल के जो फ्रेम होते थे जिसमें लेटर्स अटैच होते थे, टेक्स्ट कंपोज होता था, उसको बोलते थे गैली। ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें कोई ना कोई कंपोजिटर होगा, मे बी ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये जो फ्रेम्स दिख रहे हैं ये गैली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। पार्ट 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक इसे अच्छे से स्टडी करिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोज हू नीड। थैंक यू एवरीवन।